बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गौहर भट्ट साहब की गैर मौजूदगी में मैं नाज़िया ख़ान इस प्रोग्राम को होस्ट करने जा रही हूँ। नाज़रीन, भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात पिछले कुछ अरसे से टॉक ऑफ द टाउन बने हुए हैं। भारत जो कि बांग्लादेश के मौजूदा सेटअप के हवाले से ये कहता रहा कि वो इसको तस्लीम नहीं करता, वो इसको तस्लीम नहीं करेगा। फिर हमने अभी कुछ अर्सा कबल बैंकॉक में मोदी और डॉक्टर मोहम्मद यूनुस के दरमियान मुलाकात देखी, जिसके बारे में भारतीय मीडिया ये कहता रहा कि दोनों ममालिक के दरमियान जो सद बहरी है उसको ख़त्म करने में ये बड़ा ही मददगार साबित होगा। लेकिन अब लेटेस्ट सिनेरियो क्या है? लेटेस्ट सिनेरियो जनाब कुछ यूँ है कि भारत ने बांग्लादेश को जो उसकी तिजारत के हवाले से बंदरगाहें दे रखी थी, ये सहूलत अब उसने वापस ले ली है। 8 अप्रैल 2025 को भारत ने ये जो सहूलत बांग्लादेश को दे रखी थी वो वापस ले ली है। 2020 में जब शेख हसीना वाजिद की हुकूमत थी तब ये सहूलत जो है वो बांग्लादेश को दी गई थी। अब ये कहा जा रहा है कि ये जो ट्रांसशिपमेंट की सहूलत का खात्मा हुआ है इससे बांग्लादेश को नुकसान पहुंचेगा और उसके जो तिजारती मामलात हैं उस हवाले से उसको ये नुकसानदेह साबित होगा। बहुत से सवालात हैं जो भारत के से एक इक़दाम ने उठाए हैं। सबसे पहली बात ये कि किन अवामिल की बुनियाद पर, किन बातों की बुनियाद पर भारत ने ये कदम उठाया है। दूसरा ये कि क्या भारत बांग्लादेश की चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कुर्बत से नाला है, खाइफ है, या भारत इन तमाम मामलात को लेकर इनसिक्योर फील कर रहा है। फिर क्या डॉक्टर यूनुस ने की जानिब से भारत को छोड़कर जो चीन को तरजीह दी गई, वहाँ पर उनका जो विजिट हुआ, ये वो अवामिल हैं जिसकी वजह से भारत के लिए जो है उसके ख्याल में ये उसके लिए एक थ्रेट की सी सिचुएशन है और उसको इस तरह का इकदाम लेना पड़ा। फिर ये भी कि क्या वाक़तन बांग्लादेश की तिजारत को एक बहुत बड़ा धचका लगेगा, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचेगा, या उसका कोई अल्टरनेट भी इस वक्त मौजूद है। इसी तमाम तनाजुर में इन तमाम पहलुओं का जायज़ा लेंगे। मेरे पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, जवाद फैज़ी साहब सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया जवाद साहब, आपने मुझे ज्वाइन किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं शाकिर सोलंकी साहब, आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया शाकिर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। और स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हाज साहब, आप दिफाई तज्ज़ियाकार हैं। और आप सबकी इजाज़त से मैं ब्रिगेडियर साहब से ही प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, ये तमाम तर सिचुएशन जिसका मैंने अभी जिक्र किया है अपने इंट्रो में सामने है सर, इस इक़दाम की क्या वजूहात आपको नजर आती हैं और क्या वाकई बांग्लादेश को इससे बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो तनाजुर में देखना पड़ेगा कि क्या वजह है कि इंडिया ने इस तरह के स्टेप लिए हैं। उसकी इब्तिदा जो है बेसिकली, अगर माजी करीब में आप जाएं तो जब शेख हसीना वाजिद जो कि प्रो इंडियंस थी और इंडियन फॉरेन पॉलिसी को, डोमेस्टिक पॉलिसी को, उसके रीजनल पॉलिसी को लेके आगे चल रही थी, उसका पावर से निकाला जाना, बेसिकली वहां से ताल्लुकात खराब होना शुरू हो गए थे। उसके बाद से अब तक मुंह पे राम राम और बगल में छुरी, जो कि इंडिया का हमेशा से चाणक्य की फिलॉसफी रही है, उसको फॉलो करते हुए इंडिया हमेशा जो बांग्लादेश की अंदरूनी पॉलिटिक्स है उसमें हावी होता रहा है। पिछले दिनों अगर आप देखें तो उन्हें जो बैंकॉक में मुलाकात भी हुई थी, उस पे जब ये हैंडशेक भी कर रहे थे तो बॉडी लैंग्वेज बड़ी क्लियर नजर आ रही थी डॉक्टर यूनुस और मोदी की, कि जो बात करने या समझाने की कोशिश की जा रही थी इन्फ्लुएंस में डॉक्टर यूनुस को लेने की, वो उस तरह से खातिरख्वाह नताइज सामने नहीं आए। तो उस मुलाकात के दौरान भी मोदी ने जो पॉइंट रेज की थी, वहां पे अर्ली इलेक्शंस की बात की थी, जो बांग्लादेश दिसंबर 25 से लेकर जून 26 के दरमियान कराने का इरादा रखता है। दूसरा, वहां पे जो माइनॉरिटी है जो कि कह रहे थे कि मुसलमान उनके खिलाफ कुछ एट्रोसिटीज कर रहे हैं, उसके मुतालिक जो है पॉइंट रेज किए गए थे। अब इंडिया ने कुछ ना कुछ तो देखना था कि किस तरह से इन इलाकों को जो है वो बांग्लादेश की इन हरकत को किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है, जो मणिपुर, असम वगैरह 7 सिस्टर्स लोकेटेड हैं, वो बेसिकली एक किस्म का सिल्करी जो कॉरिडोर है उसको अगर छोड़ दें वहां से, तो बांग्लादेश से बेसिकली वहां पर काफी सारी तजारत होती है। उसके क्विड प्रो क्वो में माजी के अंदर 2020, सबसे 5 साल पहले एक मुआहदा किया गया था बांग्लादेश से और इंडिया के दरमियान, कि वो जो इंडिया की जो बॉर्डर्स हैं वहां से, चाहे एयरपोर्ट्स हो या सी पोर्ट्स हो, वहां से उनकी तजारत जो है वो उनकी जो माल है उसको वो करते रहेंगे। अगर आप देखें तो वहां पर 1500 से लेके 2000 तकरीबन टन डेली जो मसनूआत हैं वो ट्रांसशिपमेंट होती है बांग्लादेश की मसनूआत की, कि जिसमें बेसिकली एपरल्स हैं और जो कपड़े हैं और जो इस तरह के जो दूसरे जूते वो बनाते हैं। और आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो मेड इन बांग्लादेश काफी सारी चीजें नजर आती हैं। अब वहां पे अगर देखें तो जो भेजी जाती हैं चीजें बांग्लादेश से, तो वहां पे जो लोकल वहां पे उनकी एयरलाइंस कम है, उनके पास
जहाज उस तरह से नहीं, तो $3 पर केजी इनको पड़ता है। लेकिन अगर वही इंडिया से अगर वो चीज भेजते हैं तो उनको $1.2 बनता है, जबकि वो 1900 किलोमीटर ट्रेवल भी करते हैं टुवर्ड्स इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली के अंदर। तो इन तमाम चीजों का अगर देखा जाए तो बांग्लादेश की मसनूआत को खातरखा जो है वो फायदा हासिल हो रहा था। लेकिन अब जब डॉक्टर यूनुस ने मार्च के एंड में विजिट किया है चाइना में और वहां पे उनके प्रेसिडेंट शी से मिले जाके, तो उन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को लैंडलॉक रीजन का नाम दिया। और वो कहा कि आप चाइना जो है वो बांग्लादेश में आके इन्वेस्ट करे, चीजें अपनी मार्केट करे और बनाए, और यहाँ पे वो चाइनीज इकोनॉमी की एक्सटेंशन हो सकती है। तो ये बेसिकली जो इंडियन गवर्नमेंट ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली को पसंद नहीं आई। उससे पहले 2017 में भी देखें तो डोकलाम जो प्लेटो भूटान में था, वहां से भी चाइना ने एक किस्म का सिलगुड़ी कॉरिडोर को डोमिनेट करने की कोशिश की थी, जो कि थोड़ा सा मिलिट्री स्किर्मिशेस के बाद सेटल हो गई थी। तो लिहाजा अब जब उसको ये दोबारा से ऑफर की गई तो ऑफ कोर्स उन्हें रिटेलिएट भी करना था। तो द इंडियन फेवर ये हुआ कि अभी जो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने जो टैरिफ लगाए वो इंडिया के ऊपर 26% लगाया है, इंक्रीज किया टैरिफ, पाकिस्तान पे 29 और 37% जो है वो मसनूआत पे लगाया बांग्लादेश की मसनूआत के ऊपर। तो इस सूरत में बंगालियों की जो मसनूआत थी उसकी टैरिफ्स या रेट्स उसके इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ जाने थे। तो लिहाजा यहाँ पे वो जो मुंह पे राम राम और बगल में छुरी वाली बात है, इसी चीज को देखते हुए उन्होंने ये 8 अप्रैल को जो है इससे जो ट्रांसशिपमेंट का मुआहदा था उससे विड्रॉ किया। और उसका प्राइमरीली वजह वो ये थी कि नॉर्थ ईस्ट रीजन के मुतालिक क्यों कमेंट किया, वन, और सेकेंडली जो पब्लिक का वहां पे जो एक इंडस्ट्री है, बेसिकली जो ताजिर है बंगालियों के, बांग्लादेश के रहने वाले, उनके ऊपर एक किस्म का जो प्रेशर डाला गया, इकोनॉमिक प्रेशर, कि वो अपनी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशराइज करें ताकि वो इंडिया के साथ जो है वो ज्यादा बेहतर ताल्लुकात करें विज़ा वी चाइना एंड पाकिस्तान। तो ये लार्जर पर्सपेक्टिव में देखें तो एक किस्म का जो इसको डॉक्टर यूनुस की जो गवर्नमेंट है जो वो उसको बेसिकली हिलाने की कोशिश है, या जो उनकी प्रॉन्ग्स फ्रेंडशिप के निकल रहे हैं टुवर्ड्स चाइना एंड पाकिस्तान उसको डैमेज करने की जो है ब्रिगेडियर साहब काफी डिटेल से आपने इसका पूरा पस मंजर हमारे सामने रखा है। फैज़ साहब, मैं आपसे थोड़ा सा अगर आगे बढ़ें, क्या हम ये कह सकते हैं फैज़ी साहब कि भारत जो है वो इस वक्त इनसिक्योर फील कर रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हमने ये माजी में भी देखा कि भारत की काफ़ी इंटरफेरेंस रही है बांग्लादेश की सियासत में, लेकिन अब बांग्लादेश का जो रुख है वो हमने देखा कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के साथ जो है वो गर्मजोशी वाले ताल्लुकात बने हैं। फिर चीन में वो गए हैं, वहाँ पर उन्होंने चीन की बात की है कि वो अपनी मईशत को तोसी दें, एक्सटेंड करें। क्या ये चीज़ ऐसी है जो कि भारत के लिए थ्रेट है? यकीनन उसके लिए थ्रेट तो है। जिस तरह ब्रिगेडियर साहब ने बड़ा तफसीली ये बयान भी कर दिया कि ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर जो अलहदगी पसंद तहारीक हैं उनमें भी शिद्दत आ रही है। फिर ऐसे ऐसे फ़ैसले हिंदुस्तान कर रहा है जिसमें मुसलमान ही नहीं, जितनी भी दीगर अक़लियतें हैं उनके हकूक़ सलब करने की, और कश्मीर तो वाज़े और ज़िंदा मिसाल है उसकी बर्बरियत की, उसकी दरिंदगी की, उसकी बैनुल-अक़वामी और लॉज के ख़िलाफ़ चलने की, धज्जियाँ उड़ाने की। लिहाजा ये भी ज़हन में रखिएगा कि इंटरनेशनली अगर आप देखें तो रीजनल वाइज अब बहुत सारी रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं। जिस तरह बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब आया, पहली दफ़ा जब से हम 2 लख्त हुए थे उसके बाद पहली दफ़ा ट्रेड भी हुई बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। इसी तरह चाइना वहाँ डॉक्टर यूनुस का दौरा करना, और उससे पहले ही बहुत सारी इस पर ख़बरें भी चल रही थी और बड़े जो है वो दौरे पड़ रहे थे हिंदुस्तान को कि हमारे करीब तर जो ममालिक हैं, पाकिस्तान में भी CPEC जो है उस पर काम जारी है, इसके बाद बांग्लादेश भी जब बढ़ जाएगा। और देखिए जिस तरह चीन ने अपनी अफरादी कुव्वत को इस्तेमाल किया मुआशी कुव्वत बनने के लिए, इसी तरह बांग्लादेश में भी अफरादी कुव्वत उन्हें वाफर जो है वो दस्तयाब है। लिहाजा अगर वो चीन के साथ मिल के और वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके अपने लोगों को मज़ीद हुनरमंद बनाते हैं, उन्हें इस्तेमाल में लाते हैं, और जिस तरह बांग्लादेश के हवाले से ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि पूरी दुनिया में बांग्लादेश की मसनूआत जो है उनकी मांग भी है और वो मंडियों में मौजूद भी हैं। लिहाजा इस सारी जो अगर स्नैरियो में देखा जाए, और फिर देखिए उधर ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात शुरू हो रहे हैं, इस सारी चीज़ें आप देखेंगे, फिर गाज़ा फ़लस्तीन की सूरत हाल, फिर सेंट्रल एशियन स्टेट्स, फिर हमारे वज़ीर आज़म का और जनाब नवाज शरीफ का जाना आला सतही वफ्द के साथ बेलारूस, और उसमें आप ये भी देखें कि 1.5 लाख के करीब वो अफराद पाकिस्तान के जो वहाँ जाके जॉब्स भी करेंगे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएंगे, उनके मुख्तलिफ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको देखेंगे ही नहीं, बल्कि
ان کے لوگوں کو ٹرین کریں گے. لہٰذا یہ میں وہ جو ری الائنمنٹس کی بات کر رہا تھا نا, ہر طرف یہ ہو رہا ہے. لیکن ہندوستان کو بہرحال اپنے جتنے بھی پڑوسی ہیں ان کے حوالے سے ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ عدم تحفظ کا احساس بھی اسے ہوتا ہے کہ اگر یہ جذبہ لے کے چل پڑے اور ہندوستان کی منڈی جو ہے اس کو نقصان پہنچے گا, پھر خود میں نے جیسے پہلے کہا کہ اندر سے اسے بہت خطرات لاحق ہیں. لہٰذا کسی بڑھتی ہوئی معاشی قوت کو وہ دیکھتا نہیں ہے. اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ بنگلہ دیش کو اس کے نقصانات ہوں گے, لیکن ڈیفینیٹلی بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ جو ہے ڈاکٹر یونس, وہ بھی بہت کچھ سوچ سمجھ کے گئے تھے چین, اور انہوں نے جہاں جس قسم کے بیانات دیے, پھر آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں بھی کہ وہ جتنے بھی بین الاقوامی پلیٹ فارمز پہ وہ شہباز شریف صاحب سے کس طرح ملے, اور جس طرح پہلے یہ ذکر ہو گیا کہ ہندوستانی وزیر اعظم بچر آف گجرات کو وہ کس طرح انہوں نے کولڈ شولڈر کے ساتھ ان سے بات چیت کی یا ملاقات کی. لہٰذا یہ پوری دنیا بھی دیکھ رہی ہے. اور ہندوستان کو آپ کے سوال پہ واپس میں آخری جملہ یہی کہتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہندوستان جو ہے اس کو خطرات بھی لاحق ہیں کہ اگر میرے پڑوسی جو ہیں وہ مضبوط ہو گئے تو پھر اس کی اہمیت اور قدر اس طرح سے نہیں رہ جاتی. ٹھیک ہے شاکر صاحب, سے ایک پوائنٹ آف ویو یہ بھی ہے کہ ظاہر ہے ڈاکٹر یونس صاحب کے بیان کے بعد پورا بھارت ہمیں سیخ پا نظر آ رہا ہے, تل ملاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو کیونکہ پریشر بھی تھا, ان کا میڈیا بھی بہت بات کر رہا تھا, تو پھر ایک اسٹیپ لیا گیا اپنی عوام کو بتانے کے لیے کہ ہم نے بنگلہ دیش کے ساتھ تجارت کے حوالے سے ان کو سہولت دے رکھی تھی وہ واپس لے لی ہے. لیکن دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ بھی سامنے آ رہا ہے کہ اتنا بڑا ڈیمیج نہیں ہوگا بنگلہ دیش کی تجارت کو جو کنٹرولیبل نہ ہو, کیونکہ بہت وسیع پیمانے پر وہ دیگر ممالک کے ساتھ ان بندرگاہوں کے ذریعے تجارت نہیں کرتا. کیا یہ بات درست ہے؟ میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کا تھوڑا بہت عارضی طور پر تو نقصان ہے ہی, لیکن بنگلہ دیش دیکھنا یہ ہے کہ بنگلہ دیش اس کے بدلے کیا کرنے جا رہا ہے. بنگلہ دیش ایک دنیا کی بڑی اکانومی کے ساتھ جو ہے تعلقات بہتر بنانے جا رہا ہے. چائنا کے ساتھ بنگلہ دیش کے پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. تو بھارت اس وقت خطے میں تنہا ہونے لگا ہے. بھارت 8 ممالک ہیں پڑوسی, تو ان میں سے 6 ممالک کے ساتھ کسی نہ کسی مسئلے پہ ان کی چپکلش اور تعلقات خراب جو ہیں بھارت کے اس وقت بھی ہیں یا وقتاً فوقتاً ہوتے رہتے ہیں. کہیں سرحدی معاملات ہیں, کہیں علاقے کا معاملہ ہے, کہیں کچھ اور معاملہ ہے, کہیں کالے پانی کا معاملہ ہے. تو یہ معاملات بھارت مطلب اپنے پڑوسیوں کے ساتھ, اور اسپیشلی جس طرح پاکستان کو تنہا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے خطے میں, اب وہ خود تنہا ہونے لگا ہے. اور جو اثر رسوخ بھارت کا بنگلہ دیش میں رہا تھا, اب وہ گرپ حسینہ واجد کے جانے کے بعد بھارت کی جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جو ہے کمزور ہونے لگی ہے. اور جو یونس صاحب کا جو دورہ ہے چائنا کا, تو اس کے بعد ظاہر ہے بھارت کو یہ بہت بڑا جھٹکا ہے. میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کے پاس آپشنز موجود ہیں, متبادل آپشنز وہ تلاش کرے گا, اور صرف وقتی طور پر اس کا ضرور نقصان ہو سکتا ہے, لیکن دوسرے ممالک بھی ہیں, سری لنکا ہے, چائنا ہے, یا مختلف جو ممالک ہیں ان کے ساتھ پھر بنگلہ دیش جو ہے اپنی ٹریڈ بڑھا سکتا ہے. پاکستان کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ آرمی چیف ان کے آئے, بنگلہ دیش کے آئے, دفاعی جو وفود آئے اور یہاں پر ملاقاتیں ہوئیں. میرا خیال ہے جو میری انفارمیشن ہے کہ فروری 2025 میں ابھی 25,000 ٹن چینی بھی پاکستان سے درآمد کی تھی بنگلہ دیش نے. تو میرا خیال ہے کہ بنگلہ دیش کا بہت بڑا نقصان نہیں ہے, یہ بھارت اپنا نقصان کر رہا ہے. جس طرح مودی کی اپنی پالیسیاں پٹ رہی تھی, اب مزید تیزی کے ساتھ پٹ رہی ہیں. ٹھیک ہے شاکر صاحب. بریگیڈیئر صاحب, سر جس طرح سے شاکر سولنگی صاحب فرما رہے ہیں کہ بنگلہ دیش کے پاس متبادل آپشنز موجود ہیں, کیا سر آپ کا بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے, آپ کا بھی نقطہ نظر یہ ہے کہ بنگلہ دیش کا جو ہے وہ اتنا بڑا ڈیمیج نہیں ہے جو کنٹرولیبل نہ ہو, اس کے پاس متبادل آپشنز موجود ہیں کیا یہ؟ اور دوسرا سوال یہ سر, مختصر میں جواب آپ سے چاہوں گی, کیا یہ معاملہ یہیں پر رک جائے گا یا آپ کو ایسکیلیٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں پہلا سوال آپ اس کو دیکھیں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کے اندر. پہلی دفعہ 71 میں جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا تو فرسٹ ٹائم میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں اس سوورینٹی کی سپیلنگز اب پتہ چلیں کہ سوورینٹی کسے کیا ہے. سیکنڈلی بھی آپ کا جو دوسرا سوال ہے کہ کیا کتنا ان کو ڈیمیج ہوگا, ڈیفینیٹلی ڈیمیج ان ٹرمز آف منی ہوگا, کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ $3 پر کے جی جو اپنے ملک سے پرواز کرواتے ہیں اپنی مصنوعات کو تو پڑتا ہے, اور وہی چیز $1.2 کی پڑتی ہے اگر 1900 کلومیٹر دہلی تک وہ ٹریول کرتے ہیں بائی روڈ, اور رستے میں کسٹمز بھی سب کو پے کرتے ہیں, تو تقریباً $1.25 کا فرق تو پڑ رہا ہے. لیکن اب اس کو الٹرنیٹیوز کیا ہیں, تو اس کے الٹرنیٹیوز جو ڈاکٹر یونس یا ان کے جو منسٹری آف کامرس ہے وہ بات چیت کر چکے ہیں. آپشن ان کے پاس کیا ہے, بھوٹان اور نیپال کے ایئرپورٹس کو استعمال کرنے کا,
नंबर 2 अपने जो उनके एयरपोर्ट, सिलेट एयरपोर्ट है बांग्लादेश के अंदर जो खुद लोकेटेड है, वो अंडर यूटिलाइज था, तो उसको दोबारा से उसको वो ऑपरेशन करने जा रहे हैं। थर्ड, उनके अपना जो ये जो ढाका का मेन एयरपोर्ट है उसमें थर्ड स्ट्रिप बना रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट तकमील के करीब है। और जैसे ये सुलंगी साहब भी फरमा रहे हैं कि उन्होंने पहले से प्लान किया हुआ था, ऐसे नहीं कि उन्होंने आउट ऑफ द ब्लू जाके चाइना को सपोर्ट कर दी है। तो लिहाजा थर्ड स्ट्रिप जो है प्योरली इसके लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट की जो उनकी अपनी तिजारती जो पॉलिसीज हैं या जो उनकी पावर की जो कीमत है जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ जो आइटम्स हैं वो कम होंगी, उसको रिवाइज करने का भी उन्हें अंदिया दे दिया। तो लिहाजा अपनी सोवरेनिटी को इंटैक्ट रखने के लिए ये तमाम चीजें जो है ऑलरेडी इनके प्लान में हैं। चूंकि पब्लिक जो है इंडिया के खिलाफ है और अपनी गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, इट इज डूएबल और मैं समझता हूँ सोवरेनिटी उनकी होगी। जहां तक इस कि क्या यहाँ पे रुक जाएगा या फर्दर स्प्रेड करेगा, तो मैं समझता हूँ कि इंडियंस का, जैसे सुलंगी साहब ने फरमाया, नुकसान ज्यादा है और जवाब से भी यही फरमा रहे हैं, उनका नुकसान ज्यादा है क्योंकि उनकी इस तरह से मसनूआत जो है दुनिया में मशहूर नहीं है। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, यानी कि आपका कहने का मकसद ये है कि बांग्लादेश का तो नुकसान है लेकिन ज्यादा नुकसान का है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड अहमद सईद मिन्हास, आप हमारे साथ मौजूद रहे, दिफाई तज्जियाकार है। नाज़रीन, यहाँ पर हम आइटम करेंगे, पहले अपने जो टॉपिक है दूसरे टॉपिक पर आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। नाज़रीन, हुकूमत आवाम को रिलीफ की फराहमी के लिए हमें दिन रात कोशा नज़र आ रही है। ईद के फ़ौरन बाद आपने देखा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने आवाम को बिजली के हवाले से एक तारीख़ी रिलीफ दिया है। ये वो तारीख़ी रिलीफ था जिसका बहुत देर से इंतज़ार किया जा रहा था और वज़ीर आज़म ने उसका ऐलान किया जिसमें पूरी आवाम में खुशी की लहर दौड़ गई। ये सिलसिला लेकिन रुका नहीं है। हम देख रहे हैं कि वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब की जानिब से तनख्वाहदार तबका जो है बजट में उसको रिलीफ देने के हवाले से बात हुई और बिजली की जो कीमतें हैं उसमें मज़ीद कमी के हवाले से भी नवीद सुनाई गई है। कल भी हमने खबर देखी जिसमें बिजली की कीमतों में 1 रुपये 71 पैसे की कमी की गई है। ये वो साई ऑफ रिलीफ है जो कि आवाम इस वक्त महसूस कर रही है और वो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है जिसके बारे में बहुत बात होती है। मजीद क्या हुकूमत के प्लान है मौशी तरक्की के हवाले से, आवाम को रिलीफ के हवाले से, देने के हवाले से, इस पर बात करेंगे। जवाद साहब, जिस ट्रिकल डाउन इफेक्ट की हम बात करते रहते हैं वो अब हम देख रहे हैं आवाम तक पहुँच रहा है। देखिए, ये पहुंचना भी चाहिए था और इतनी जल्दी मुझे वैसे वाकई नहीं थी उम्मीद कि बिजली भी सस्ती हो जाएगी। जब IMF की शराइत के हवाले से बहस मुबाहिसे हो रहे थे, जब हमें अपनी इकानमी को मज़ीद बेहतर करने के हवाले से बड़े कठिन सफ़र से गुजरना पड़ा। और देखिए किस तरह पेट्रोल बम यहाँ बरसाए गए पाकिस्तान की मईशत पे कि जाते जाते पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा कम कर जाना और फिर ये कहना कि बारूदी सुरंगें बिछा कर जा रहा हूँ। फिर उसके साथ हमने ये देखा कि इसी मुल्क में पता नहीं वो किस तरह सामना कर पाते हैं लोगों का कि वज़राए ख़जाना जो है वो IMF को ख़त लिखें कि पाकिस्तान के साथ मामलात न किए जाएं और इस किस्म की चीज़ें जो मैं बहरहाल उन्हें हुब्बुल वतनी पे मुश्तमिल नहीं समझता, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह शबाना रोज़ मेहनत की गई और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि खारजा उमूर पे जिस तरह वज़ीर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इसहाक डार साहब ने मेहनत की। और कई दफ़ा ऐसा हुआ कि मैंने मैसेज किया तो उन्होंने मुझे तस्वीर भेज दी कि मैं तो इस वक्त फ़लाँ मुल्क में बैठा हुआ हूँ और ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। और जिस तरह मतलब सफ़र करना, आके मीटिंग्स करना, फिर वज़ीर आज़म हमारे वो सुबह 4 बजे भी मैसेज कर देते हैं कि अभी अभी इस चीज़ के बारे में मुझे बताया जाए। लिहाजा ये तो सबको करना पड़ेगा। और वज़ीर ख़जाना ने जिस तरह वाकई मेहनत की है और हमने ये देखा कि बिजली की कीमतों में कमी का होना और फिर ख़ास तौर पे तनख्वाहदार तबके के हवाले से जो सबसे ज़्यादा टैक्स पहले ही कटौती हो जाती थी तनख्वाह मिलने से पहले, उसके हवाले से उनकी ये गुफ्तगू, उनका बजट के अंदर, आइंदा बजट के अंदर उसमें उनको रिलीफ देना और बिजली में मज़ीद उसकी कीमत में मज़ीद कमी का जो हम सुन रहे हैं, यही पाकिस्तान के अवाम चाहते हैं। और हमें भी ये चाहिए कि न सिर्फ अपने कुर्बो जवार में बल्कि हम ये भी देखें कि क्या हम वोकेशनल ट्रेनिंग की तरफ भी जा रहे हैं या नहीं जा रहे। हमने बांग्लादेश की बात की, हमने चीन की बात की, अफरादी कुव्वत की बात की, तो हम भी बहुत बड़ी कुव्वत है आबादी के एतबार से, मगर क्या हर एक को जो है वो एंकर और एनालिस्ट ही बनना है, हर एक को डॉक्टर और इंजीनियर ही बनना है। लिहाजा हमें वो चीज़ें भी करनी चाहिए कि जो हमारे आज के दौर में जो ज़रूरियात हैं, टेक्नोलॉजी है, इवन मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में तरखान भी बनाए जाते हैं, वेल्डर भी बनते हैं लोग, लिहाजा मजबूरी
में ना बना जाए बल्कि तालीम हासिल करके बना जाए। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि स्कूल लेवल पे ही वोकेशनल ट्रेनिंग हमें शुरू कर देनी चाहिए ताकि हुनरमंद भी हो बच्चा, नौजवान, और अपना रोजगार भी कमा सके और मुल्क का फायदा भी उससे हो एक्सपैंड सके। करने की जरूरत है सोच को भी, और उस तरफ उस जानिब जो है वो रागिब होने की भी जरूरत है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शाकिर सोलंकी साहब, क्या ये रिलीफ निकालना, रिलीफ के लिए गुंजाइश निकालना, क्या ये इतना ही आसान था? जबकि हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं, हम बाउंड भी हैं, हमारे लिमिटेशंस भी हैं, हमारे चैलेंजेस भी हैं। हम ठीक है, हम टेक ऑफ करने की पोजीशन पर आ गए, लेकिन अभी बहुत से चैलेंजेस ऐसे जिसको हमने अबूर करना है। कितनी मेहनत देख रहे हैं इसके पीछे आप, हुकूमत की और वज़ीर आज़म की और उनकी माशी टीम की? देखिए, मेरे ख्याल में कि वज़ीर आज़म ने बहुत अच्छे तरीके से और वज़ीर ख़जाना ने जो माशी इस्लाहात की हैं उनका ये नतीजा है। और इतनी फौरी तवक्को वाकई नहीं थी कि IMF का उधर से प्रोग्राम साइन हो और इधर से उसके थोड़े अरसे के बाद जो है बिजली की कीमतें 7-8 रुपये कम की जाएं, और फिर बजट से पहले उम्मीद दिखाई जाए कि भाई मज़ीद बिजली कम होगी, फिर मुलाजिम तबके को जो रिलीफ दिया जाएगा टैक्सेस के हवाले से। और ये माशी इस्लाहात का नतीजा है कि 2 दिहाइयों के बाद PIA आपका जो है मुनाफा बख्श इदारा बना है, बहुत बड़ी तो ये भी बड़ी कामयाबी है हुकूमत की। तो मेरा ख्याल है कि माशी इस्लाहात का नतीजा है, और क्योंकि ज़रूरत भी थी, आवाम को इस वक्त ज़रूरत भी थी। और जो पिछली हुकूमत जो थी PDM से पहले PTI की, उसने जो जिस तरह फैजी साहब कह रहे हैं कि बारूदी सुरंगें बचा के गए थे, तो वो बारूदी सुरंगें निकालने के लिए ज़ाहिर है थोड़ा सा वक्त चाहिए था। PDM वाला दौर उसमें गुजर गया। PDM के दौर में मईशत का जो है बेहतर नहीं हो रही थी, महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही थी, चीज़ें तेज़ी के साथ बढ़ रही थी, हमने देखा था। उसके बाद फिर उनको कंटिन्यू रखा है मौजूदा हुकूमत ने उन पॉलिसियों को, तो उसके नतीजे में ये मेरा ख्याल है कि मुमकिन बना है। बिल्कुल ठीक। जवाद साहब, सर वफाकी वज़ीर ख़जाना साहब ने टैक्स के हवाले से भी बात की कि टैक्स का जो फार्म है, उसका जो तरीक़ाकार है उसको भी आसान बना रहे हैं। तो ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि जितनी कॉम्प्लिकेशंस कम होंगी, ज़ाहिर है कि इंसान ईजी महसूस करेगा, आसान महसूस करेगा कि वो जो है वो इसका हिस्सा बन सके। क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस तो बहरहाल हैं, और एक आम आदमी एक तो टैक्स भी दे, लेकिन जिस मरहले से उसको गुजरना पड़ता है वहाँ पर वो एट ईज़ नहीं होता। देखिए, मैं प्रदेश में रहा एक अरसा, और मैंने वहाँ पे देखा कि जिस शख्स के पास कुछ नहीं भी है, जो उधार पे भी गुजारा इवन कर रहा है ना, तो वो या वेलफेयर पे कर रहा है या किसी से बोरो करके कर रहा है अपना गुजर बसर, तो उसको भी टैक्स रिटर्न जो है फाइल करना पड़ता है कि मैं कितना मकरूज हूँ, मेरे ऊपर क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने किसके देने हैं, किससे लेने हैं, वो सारा कुछ होता है। और वहाँ पे भी ऐसे ही है कि आप खुद बैठ के कंप्यूटर पे आप शुरू हो जाते हैं। लिहाजा इसको आसान करना, उससे 2-3 फ़ायदे होंगे मेरी नज़र में। वो ये है कि एक तो जब जितना आसान होगा, ये जो लोग डरते हैं ना कि कहीं मैं तफसील दे के फंस ना जाऊं, और फिर कुछ जो माहिरीन बने हुए हैं कि आओ मैं तो टैक्स फाइल करना, वो जो करते हैं ना कि उसमें ऐसे ऐसे सवाल, ऐसी ऐसी चीज़ें, ऐसे ऐसी पूछ गुछ के अंदाज में करते कि बंदा डर जाता है कि मैं पता नहीं फड़िया जाऊंगा। लिहाजा उस सारी कैफियत में, उस सारी सिचुएशन में ये आसानियाँ होनी चाहिए। और देखिए, खिदमत खल्क के लिए आसानियाँ पैदा होंगी तो वो कोई भी हो, कोई भी जमात हो, वो हुक्मरान कोई भी हो, उनके लिए तभी आसानियाँ होती हैं। देखिए, हमने पहले बात की बेलारूस के अंदर 1,60,000 के करीब हमारी जॉब निकलेंगी। यहाँ उनके लिए आसानियाँ नहीं है आज भी, जो 1 करोड़ नौकरियों का वादा करके आए थे और किस हाल में है। लिहाजा हमें ये भी देखना होगा, जितनी भी आपने जो सवाल किया पर्टिकुलरली, उसमें यह है कि जितनी आसानी करेंगे, जितना इजी करेंगे, उतने ही लोग टैक्स नेट के अंदर आएंगे। अंदाज़ा हो पाएगा कि बेनामी कितनी है, अंदाज़ा हो पाएगा कि टैक्स आ कितना रहा है, अंदाज़ा हो पाएगा कि टैक्स चोर कौन है। आम बंदा वैसे इतना चोर नहीं है। लिहाजा इतने केसेस पड़े हैं हमारी अदालतों के अंदर कि वो बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं कारोबारी, वो कितना कमा रहे हैं, उनके असासाजात में कितना इजाफा हो रहा है, और वो टैक्स कितना दे रहे हैं। लिहाजा हमें उस तरफ जाना पड़ेगा। और यही किसी मुल्क की बेहतरी होती है कि असल जो वो बिजली चोरी हो, वो टैक्स चोरी हो, उसको जब तक हम नहीं रोकेंगे तो फिर तो हमें दस्ते नगर रहना पड़ेगा ना, कभी दोस्त ममालिक का, कभी IMF के पास, और कभी मुंह एक दूसरे का देखेंगे। लिहाजा इस पे जितनी शफाफियत होगी, जितनी इसमें बेहतरी होगी और आसानी होगी, उसी कदर पाकिस्तान के मुआशी मामलात बेहतर भी होंगे, हुकूमत के लिए भी बेहतर होंगे और आवाम के लिए भी बेहतर होंगे। बिल्कुल ठीक। शाकिर सोलंकी साहब, सर मैं अगर आपसे एक खाका समझना चाहूँ, ज़रा दूर नहीं जाते, 6 माह तक आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं मईशत की, कितनी बेहतरी उसमें आपको नज़र आ रही है मज़ीद?
دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ اگر حکومت اسی طرح پالیسیاں یہ کنٹینیو رہیں اور جس طرح پاکستان میں ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ بھئی اپس اینڈ ڈاؤنس ہماری پالیسیوں میں آتے رہتے ہیں، تو جو اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، پالیسیاں تبدیل ہوتی ہیں تو اس کے بعد ڈسٹربنس ہو جاتی ہے. ہر حکومت کی اپنی نئی پالیسی ہوتی ہے، پی ٹی آئی آتی ہے، وہ اپنی پالیسیاں اڈاپٹ کرتی ہے. ویسے اچھا نون لیگ آتی ہے، وہ اپنی پالیسیاں، پیپلز پارٹی آتی ہے وہ اپنی پالیسیاں، اس کی وجہ سے وہ تسلسل نہیں رہتا. جب پالیسیوں میں تسلسل نہ ہو تو پھر معیشت بہتر نہیں ہو سکتی. اور یہ جو تسلسل ہے پچھلی حکومت اور موجودہ حکومت کا، تو میرا خیال ہے کہ ابھی جو بجلی کم ہوئی ہے تو آنے والے دنوں میں مزید بجلی کم ہوگی. اور اسی طرح اگر پالیسیاں رہیں، فرض کریں بجلی کی چوری، اس کو روکا جائے، اس کو روکنے کی ضرورت ہے. اس کے حوالے سے بھی اقدامات ہو رہے ہیں. بالکل اقدامات ہو رہے ہیں. اور ہمارے جو دیہی علاقے ہیں ان میں اس کا زیادہ، ظاہر بڑے شہروں میں اسلام آباد میں تو چوری ہو نہیں سکتی. اسلام آباد میں کوئی ایسا بھی نہیں ہے کہ جو بل ادا نہ کر رہا ہو، اور بل ادا نہیں کرے گا تو بجلی اس کا میٹر اتارا جاتا ہے، بجلی کاٹ دی جاتی ہے. تو دیہی علاقوں میں کہیں کہیں ایکسیس بھی نہیں ہوتی، کہیں کہیں ظاہر ہے کوئی وابڈا کا دفتر نہیں ہے کسی گاؤں میں، مسائل تو ہیں. رات کو جو ہے عام لوگ جو ہے واردات ڈال دیتے ہیں. تو ان کو بھی روکنے کی ضرورت ہے. اور یہ موجودہ حکومت کی پالیسیاں اسی طرح تسلسل رہا جاری تو اگلے 6 مہینے میں مزید عوام کو خوشخبریاں مل سکتی ہیں. انشاءاللہ. جی بات بھی میں کہوں گا کہ دیکھیں ہم نے عوام کی تو بات کی، ڈیفینیٹلی کرنی بھی چاہیے، لیکن جو صنعت کے لیے جو بجلی میں کمی ہوئی ہے نا، اس کے ٹیرف میں، اس کی پرائس کے اندر، اس کی قیمت کے اندر، اس سے دیکھیے گا کہ جب آپ کی صنعت کا پہیہ تیزی سے چلے گا، اس میں پروڈکشن سامنے آئے گی، وہ ایکسپورٹ ہوگی یا اپنے ملک میں وہ جو ہے استعمال ہوگی، بیچی جائے گی، تو اس میں بھی بہت زیادہ فرق پڑے گا. اس سے مہنگائی میں کمی آئے گی. جب ایک چیز بجلی سے بنتی ہے اور اس کی پرائس بڑھ جاتی ہے، جب وہ مہنگی ہوگی، جب سستی ہوگی بجلی اور صنعتوں کے لیے، تو ڈیفینیٹلی وہ جو پروڈکشن ہے اس کی قیمت میں بھی تو اس میں کمی آئے گی. اور جو چیز مجھے اور آپ کو اور عام ملے گی اس میں بھی کمی ہوگی. اور اس کو بھی ہم نے یہ کرنا ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں بہت سے ایسے کام ہیں فیضی صاحب جو بھی کرنے والے ہیں، یہ بھی فرائض ہے کہ جس پہ اس پر نظر بھی رکھنی ہے کہ قیمتیں کم ہوئی ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے. لیکن فیضی صاحب یہاں پر نا معاملہ رکا نہیں ہے. ہم دیکھ رہے ہیں ایک طرف سے معیشت کے حوالے سے ہمیں اچھی خبریں مل رہی ہیں، تو دوسری جانب کھیل کے میدان کے حوالے سے بھی ہمیں انتہائی اچھی خبریں مل رہی ہیں. PSL 10 کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے. اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو افتتاحی تقریب جاری ہے. 6 ٹیمیں، 34 مقابلے، ٹاکرے کا مقابلہ ہم دیکھنے کو ملے گا. اور جو کوشش کی جا رہی تھی حکومت کی جانب سے کہ پاکستان جو ہے وہ مختلف کھیلوں کے میدان میں اپنا دوبارہ کھویا ہوا مقام حاصل کرے، وہ ہمیں نظر آ رہا ہے. نور زمان کی بھی کل کی جو بہت بڑی کامیابی ہے فیضی صاحب، وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے. تو یہ ساری اچھی خبریں جو ہے وہ ہمارے کانوں کو سننے کو مل رہی ہیں. ہمیں اس وقت اس سیگمنٹ کے لیے جوائن کر رہے ہیں ملک خرم شہزاد، کرکٹ ایکسپرٹ ہیں، بزیر اسکائپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس ایونٹ میں خرم آپ موجود بھی ہیں اس ایونٹ میں اس وقت؟ خرم آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ ٹھیک. فیضی صاحب ایک طرف معیشت کے حوالے سے اچھی خبریں، دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بڑے ایونٹس کا انعقاد ہو رہا ہے. بہت خوشائند بات ہے. یقیناً خوشائند بات ہے. اور ہم نے یہ دیکھا ماضی میں کہ دہشت گردی کی وارداتوں میں مہمان ٹیم پہ حملے ہو رہے تھے. پھر آج بھی دہشت گرد تو اپنی سازشوں میں مصروف ہیں، لیکن ہم دیکھیے ہم ایک طرف معیشت بہتر کر رہے ہیں. اور کوئی بھی ملک ہو، کوئی بھی معاشرہ ہو، اگر اس میں صحت مندانہ سرگرمیاں نہیں ہیں، تفریح نہیں ہے، تفریح طبع کا سامان نہیں ہے، تو اس میں صرف معیشت کی بات کر لینا یقیناً وہ بہت کلیدی اہمیت ہے اس کی. مگر اصل مسئلہ یہ ہے کہ نوجوانوں کو، بچوں کو، اب دیکھیے نا ICC میں تو وہ ہماری امیدیں بھر نہ آئیں ہماری ٹیم کی وجہ سے. اور اس سے یہ بھی اندازہ ہو جائے گا کہ ہماری ٹیم شاید ون ڈے کھیلنے کے قابل نہیں رہی، 2020 میں بہتر چلتی ہے. مگر اس سے یہ ضرور ہوگا کہ گھروں میں دیکھیے، میں اب دیکھ رہا تھا گھروں میں بچے اب ہمارے جو ہے وہ بھی آپس میں یہ پلان کر رہے تھے کہ کہاں پہ بیٹھ کے دیکھیں گے، ہمارے گھر آ جاؤ، بڑی اسکرین پہ دیکھتے ہیں. اچھا، ملک خرم شہزاد صاحب فیضی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ملک خرم شہزاد صاحب، علیکم سر، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی السلام علیکم. جی آواز آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. خرم شہزاد صاحب، ایک اور بڑا ایونٹ، ایک اور بڑا ایونٹ پاکستان میں ہونے جا رہا ہے. پہلے تو بتائیے گا کہ کیا آپ اس افتتاحی تقریب میں موجود ہیں؟ کیا احوال ہے؟ ٹیمیں پرجوش ہے؟ تیاری کیسی ہے؟ جی بالکل، میں یہاں فزیکلی موجود ہوں اور آپ کو یہ آواز بھی آ رہی ہوگی پیچھے ساؤنڈ کی بھی. تو اوپننگ سیرمنی یہاں پہ جاری ہے. ابھی بس جسٹ ختم ہوئی ہے افتتاحی تقریب جو ہے. ابھی ٹاس ہونے والا ہے تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ٹاس کے بعد میچ اسٹارٹ اپ ہونا ہے. اور بڑی اچھی اوپننگ سیرمنی رہی ہے.
اور آپ کو پتا ہے کہ 10 سال پورے کمپلیٹ ہوئے ہیں اس پی ایس ایل کو, اور جب پی ایس ایل بنی تھی ایک بہت ہی زبردست برانڈ ویلیو بنی, تو الحمدللہ وی آر دا فائنل ممبر آف پی ایس ایل. جب اسٹارٹ ہوئی تھی تو اس وقت ان کے ساتھ تھے, تو ابھی بھی آئے ہیں, بہت زبردست انجوائے کر رہے ہیں انوائرمنٹ کو بھی. اور آپ کو اسٹارٹنگ ایڈیشن تو آپ کو پتا ہے کہ پہلے دبئی میں ہوئے تھے, پھر اس کے بعد جب سے پاکستان میں آئی ہے تو اس کی کافی پروموشن بھی بہت. آپ ہمارے ساتھ موجود رہے اور پی ایس ایل کی گہما گہمی اور جو پورا ملک اس وقت کرکٹ فیور میں مبتلا ہے اس حوالے بتا رہے تھے. جواد فیضی صاحب بہت شکریہ سر آپ کا, شاکر سولنگی صاحب سر آپ کا بہت شکریہ, ناظرین آپ کا بہت شکریہ. ہماری یہی دعا ہے کہ ایک طرف پاکستان معیشت کے حوالے سے بلندیوں پر جائے, دوسری جانب پاکستان کے کھیل کے میدان آباد رہیں, اور اسی طرح پاکستان کا جو مثبت چہرہ ہے, جو اصل میں حقیقت ہے, وہی دنیا کے سامنے پریزنٹ ہو. اپنا خیال رکھیے گا, دعا میں یاد رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بان.